दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम एक और जरूरी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या उसके एग्जांपल्स होते हैं, क्या उसका रेट एक्सप्रेशन होता है, क्या उसमें हाफ लाइफ होती है, क्या उसमें ग्राफ बनता है, ये सारी चीजें मैं आज इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात तो ये समझते हैं कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ना, वो होती क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है जिसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि ऑर्डर क्या होता है, कैसे ऑर्डर निकाला जाता है, ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट वीडियो है, 1 या 2 वीडियो में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ऑर्डर होता क्या है इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है। ऑर्डर मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस होता है इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो वो सारी की सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल या फिर विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगी। कंप्लीट कोर्स तो आपको हमारी ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होगा। मैं यहां से शुरू करता हूं काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, उन्हें कहा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर लिखा गया है, रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ जीरो ऑर्डर इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट। मतलब अगर यहां पर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, लेट कंसिडर द रिएक्शन, मैं मान लेता हूं, लेट सपोज द रिएक्शन, आपका रिएक्टेंट ए कहां जा रहा है, प्रोडक्ट बी में जा रहा है, और आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो R इज इक्वल टू, या फिर इसके लिए हम लिख रहे हैं क्या, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं यहां पर, शायद मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझा पाऊं। A गोज टू प्रोडक्ट, मैं क्या लिख रहा हूं, इस रिएक्शन का जो रेट है, जो रेट मैं लिखूं वो क्या लिखूं, रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0। ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही ना करे, या फिर अगर ऐसा हो भाई, मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हैं, कोई ऐसा भी कह सकता क्या ये भी जीरो ऑर्डर हो सकती है, हाँ जी, ये भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 0। दोनों बातें सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में क्या बताया जा रहा है भाई, जो रेट है ना, वो ना तो ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा, ना बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा। इसी तरीके से यहां भी रेट ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, यहां भी रेट जो है वो ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है भाई, अब यहां पर ये बात क्लियर हुई कि रेट जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, ऐसी रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे पहला एग्जांपल का एग्जांपल आपको याद करने की नीड नहीं है, वैसे आपको एग्जांपल बताए गए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में, वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और वो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अब आपको कैसे पता चलेगा ऑर्डर, आप रिएक्शन को देखकर ऑर्डर नहीं बता सकते। ये जहां आपको ऑर्डर बताया गया है वहां पर समझाया भी गया है कि भाई आप रिएक्शन को देखकर ऑर्डर नहीं बता सकते हो। ऑर्डर बताने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत होती है। यहाँ पर जस्ट वैसे एग्जांपल लिखे गए हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको एग्जांपल भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आगे लिखता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन भी जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करने हैं एग्जाम्पल। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है इसका रेट एक्सप्रेशन। ध्यान क्या रखना है, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का रेट एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब रेट एक्सप्रेशन कैसे होगा सर, ये तो हमें नहीं पता। हाँ जी, हम बताते हैं आपको रेट एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है। एक मजेदार तरीका है और आसानी से आप समझ जाओगे रेट एक्सप्रेशन निकालते कैसे हैं। यहां पर लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेट एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रेट एक्सप्रेशन की। वो भी कौन सा, इंटीग्रेटेड, वो भी कौन सा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए जरा, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हो भाई, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। देखिए, रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, सही है। हम बात कर रहे हैं यहां पर रेट एक्सप्रेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों
रेट एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है। आपको यहाँ पर एक बात समझनी होती है। क्या बात समझनी होती है जी? देखिए, मैं आप एक रिएक्शन मानता हूँ, लेट रिएक्टेंट ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, जब टाइम 0 होगा तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए कह लो या फिर ए नोट कह लो, दोनों ही बराबर हैं। ए कह लो या ए नोट कह लो, इनिशियली ये थोड़ा बहुत भी प्रेजेंट नहीं होता। जब टाइम टी हो जाता है तो ये ए माइनस एक्स बच जाता है, या फिर आप कह लीजिए ए, ठीक है, और यहाँ पर एक्स बन जाता है। शायद हमें इस सब बातों का पता है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि रेट, थ्योरेटिकल रेट जो है, थ्योरेटिकल रेट जो है वो क्या होगा, आर होगा माइनस डी ए बाई डी टी। सही है भाई, ऐसा ही लिख सकता हूँ। या फिर क्या लिख सकता हूँ, या फिर क्या लिख सकता हूँ, या फिर डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट घटेगा तो बाहर क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया है। अब आगे बढ़ता हूं, ये देखिए जरा। अब रेट लो क्या कहता है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू रेट लो लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट लो क्या कहता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर 0। ये कौन कहता है? अब ये भी रेट है और ये भी रेट है। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आया करता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है कोई ना कोई तो कांस्टेंट आता है। तो यहां पर क्या आएगा, R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0। 0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब बच्चों आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पर 2 आ जाएगा तो ये जीरो ऑर्डर की नहीं हो सकती। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 मैटर ही नहीं करता। अगर आप जीरो ऑर्डर बोल रहे हो तो ए की पावर में 0 ही जाएगा। समझ में आ गया? देखिए भाई, अब ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, आर बराबर के, ये दूसरी इक्वेशन है। अब पहली दूसरी इक्वेशन बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये भी रेट है और ये भी रेट है। बोलो हाँ के ना? अरे हाँ ना, दोनों ही रिएक्शन बराबर होनी चाहिए या फिर दोनों इक्वेशन कह लीजिए बराबर होनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 मस्ट इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। बोलो सही है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, के इंटू ए की पावर 0। अब ए की पावर 0 वाली टर्म हटा देता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के। सही है, यहां से क्या आएगा, माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। अब होगा क्या, अब ये क्या होगा, 0 से टी, ये क्या होगा, 0 के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन है देखो, जब टाइम 0 है तो ये ए नोट है, जब टाइम टी है तो ये ए है। सही है, तो यहां पर ए नोट से कहां जाएंगी लिमिट, ए। तो यहां पर तो क्या बनेगा, माइनस बाहर, और ये बनेगा ए माइनस ए नोट, और यहां पर क्या बनेगा भाई, डी टी का बन जाएगा के इंटू टी, और लिमिट 0 से टी, ये बन जाएगा ए नोट माइनस ए, और वहां बन जाएगा के इंटू टी माइनस 0। तो ये बनेगा हमारे पास ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ये आएगा ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसे कहते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू यहां लिख सकता हूं ए नोट माइनस ए। दिस इज द रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सिंपली, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, क्योंकि यहां पर अंडरस्टूड होता है कि जो ए नोट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो ए है वो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है। यहां पर क्या लिख रहा हूं, ए नोट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है, और यहां पर जो ए है
वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी है। ठीक है, वो क्या है, टी बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। अब कहोगे सर ये तो हमने रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख दिया, अब प्रोडक्ट भी तो घट और बढ़ रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट भी तो बढ़ रहा है समय के साथ। अब आप जानते हैं दोस्तों, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 2, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए नोट क्या है, स्मॉल ए के बराबर है, मतलब स्मॉल ए भी इनिशियल कंसंट्रेशन बता रहा है और ए माइनस एक्स भी बची हुई कंसंट्रेशन बता रहा है। तो मैं यूज कर सकता हूं यहां पर, जैसा कि मुझे पता है कि भाई जो ए नोट है वो ए के ही बराबर है और जो ए है वो ए माइनस एक्स के बराबर है। सही है, यहां से क्या लिख सकता हूं, दोनों की वैल्यू पुट करूंगा, ये आएगा ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ए माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू के टी। ये क्या आया, ये आया रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। किसकी बात चल रही है, जीरो ऑर्डर की, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की टर्म्स में क्या है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी मैं जानता हूं। कुछ नहीं किया, एक हमने लिखा थ्योरेटिकल रेट, दूसरा लिखा रेट लो, मतलब एक्सपेरिमेंटल रेट कहते हैं रेट लो को, क्योंकि रेट लो में ऑर्डर होता है और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है, तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। सही है, अब यहां पर आगे हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, फिर हम हाफ लाइफ की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए जरा, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बीएससी कर रहे हो आगे या फिर आप एमएससी कर रहे हो, आप दोनों के लिए ही हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भारत में पहली बार आपके कंप्लीट सेमेस्टर का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आपका कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, प्राइसेस जानने के लिए आप हमारे ऐप के ऊपर जा सकते हो, लेकिन बहुत ही आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना कम प्राइस में पूरा कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स करने की प्लानिंग कर रहे हो तो CUET PG का जो एग्ज़ाम होता है वो 1 साल का भी कोर्स हमारे पास है और 2 साल का भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप और अच्छी जगह से मास्टर्स करना चाहते हो, मतलब आप IITs या फिर NIT से मास्टर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए जो IIT JAM का जो पेपर होता है उसका भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास CSIR नेट और IIT गेट के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। CSIR नेट का जो पेपर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और PhD में फेलोशिप पाने के लिए भी एक तरह का क्रैक करना जरूरी होता है। ठीक है, PhD में अगर आप फेलोशिप पाना चाहते हो तो आपको CSIR नेट का जो पेपर है वो क्लियर करना पड़ता है और गेट के थ्रू आप PhD में फेलोशिप तो ले ही सकते हो, IIT से MTech कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी गेट में बहुत अच्छी रैंक आ जाती है तो आप PSUs जैसे कि ONGC, इंडियन ऑयल, NTPC जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें आप सीधी ऑफिसर लेवल की जॉब भी हासिल कर सकते हो। ठीक है भाई, हमारी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है और वो ऐप स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। ठीक है, अब हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, हम यहाँ चल रहे थे जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ। दूसरा फीचर, एग्जाम में फीचर आ जाता है ना, तो यहां पर हम बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सही है, देखिए भाई, ग्राफ बनाने के लिए आपको बस एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पता होनी चाहिए। हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इक्वेशन ये सब आप जानते होंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्या दर्शाता है, ये हमें बताता है y एक्सिस पर क्या जाएगा, ये हमें क्या बताता है x एक्सिस पर क्या जाएगा, है ना।
और ये हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, वाई इंटरसेप्ट के बारे में बताता है। ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सही है। तो हमें पता है, हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है ना बच्चों, वो आई है ये वाली, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए। यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 3 के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, सही है। तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू कितनी हुई, माइनस के, इंटरसेप्ट कितना हुआ ये। तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको, आपको एक ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। कैसा ग्राफ भाई, एक साइड बना होगा ए नोट, कह लीजिए ए, और दूसरी साइड होगा टाइम, ठीक है। ए इधर की साइड और टाइम इधर की साइड, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इस तरीके का ग्राफ, ऐसा, जिसका जो स्लोप होगा आपका माइनस के, और ये होगा आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा आपका ए नोट हो जाएगा, सही है भाई। अब क्या सर हम ऐसा ग्राफ प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू के टी, सही है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा ऑल्सो x इज इक्वल टू के टी, सही है। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स कितना आ रहा है, टाइम, y कितना है, x। स्लोप किसके बराबर है, के। अब की बार जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है। बेसिक ग्राफ तो शायद आपको आते भी होंगे, इसके लिए आप मैथमेटिक्स में जरूर एक बार गो थ्रू हो सकते हो, ग्राफ कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पर y की तरफ बनेगा प्रोडक्ट और यहाँ पर बनेगा टाइम, सही है। अब यहाँ पर कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा भाई, इंटरसेप्ट है नहीं, ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ आपको इस तरीके से जो है वो दिखाई दे जाएगा, सही है। स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा जी आपका के, सही है। अब क्या सर और भी ग्राफ बन सकता है, हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। सर कैसा बनेगा, देखो एक ग्राफ हमारा रह गया, कौन सा रह गया, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। कौन सा ग्राफ रह गया, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं R इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 0। मतलब जो रेट है ना, रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब रिएक्शन का रेट थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। रिएक्शन का जो रेट है वो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम ही रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई, मान लीजिए मैं यहाँ पर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ बनाता हूँ किसी भी रिएक्शन का। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ रेट ऊपर की तरफ और यहाँ पर लिखता हूँ कंसंट्रेशन इधर की साइड, तो कैसा ग्राफ दिखेगा भाई आपको, आपको रेट हमेशा कांस्टेंट ही दिखाई देगा, रेट आपको बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा। जीरो ऑर्डर के ग्राफ बना रहा हूँ, जितने भी ग्राफ हैं सब जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। क्लियर है भाई आपको, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ग्राफ देखा और हमने क्या देखा भाई, और हमने रेट एक्सप्रेशन देखा। दोनों चीजें हमने देख ली हैं। अब क्या देखना बाकी है, अब देखना बाकी है हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ अगली फीचर है। हाफ लाइफ किसे कहा जाता है, क्या सर इतने ही ग्राफ बनते हैं, नहीं भाई इतने ग्राफ नहीं बनते, ग्राफ 3-4 और बनते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस से बाहर है। हायर क्लासेस की बात होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका IIT जैम का पेपर हो गया या फिर CUET PG का पेपर होगा, वहां पर वो ग्राफ पूछे जाते हैं और हमारे उन कोर्सेज में वो पढ़ाई भी गई हैं अलग से, ठीक है भाई। चलिए यहां पर देखते हैं भाई तीसरा, हाफ लाइफ। ये भी गजब का कॉन्सेप्ट है, हाफ लाइफ, टी हाफ। बेसिकली क्या होता है, जब आधे रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुके हों या फिर गए जब आधे रिएक्टेंट बच गए हों,
उस टाइम को, जितने टाइम में आधे रिएक्टेंट बच जाएं और आधे रिएक्ट कर जाएं, उस टाइम को कहा जाता है दोस्तों हाफ लाइफ। फिर से रिपीट करूं, वो समय जितने समय में आधे रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएं या फिर मैं कहूं आधे रिएक्टेंट बच जाएं, दोनों बातें सेम है, उसको कहा जाता है हाफ लाइफ। द टाइम इन विच concentration, initial concentration of reactant goes to half, that is, यहां लिख सकता हूं मैं, that is A is equal to A naught by 2, that is the time in which A is equal to A naught by 2, जब टाइम क्या हो जाए, A is equal to A naught by 2 हो जाए, या फिर क्या कहूं, बची हुई जो कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाए, A बाई 2 हो जाए, इज नोन एज हाफ लाइफ। उसे क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ टाइम कहा जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, टी हाफ से। सही है, देखो जरा ध्यान से। अब सर निकालते कैसे, देखो भाई सिंपल सी बात है, रेट एक्सप्रेशन फ्रॉम 3, तीसरी इक्वेशन से हम जानते हैं क्या होता है भाई, हम जानते हैं के टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। सही है, ये कहाँ से लिखा सर आपने, ये देखो बच्चों मैंने यहाँ से लिख दिया, ये रही हमारे पास इक्वेशन, ये रही के टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। सही है भाई, सही लिख दिया, ठीक है। क्या इसको लिख सकता था, हाँ इसको भी लिख सकता था, यहाँ पर बन जाता ए नोट बाई 2, सही है, पर मैंने इसको नहीं लिखा, मैंने उसी को लिख दिया है, ठीक है भाई। चलिए लिख दिया है तो बहुत अच्छा किया। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिखूंगा के इंटू टी हाफ, तो यहाँ लिखूंगा a माइनस ए बाई 2, क्योंकि जैसे ही टाइम को टी हाफ लिखूंगा वो a बाई 2 ही बचेगा, जैसे ही टाइम को टी हाफ लिखूंगा वो a बाई 2 ही बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू a बाई 2। टी हाफ जो बनेगा वो बनेगा a बाई 2 के बनेगा, ठीक है। टी हाफ जो बनेगा वो a बाई 2 के बनेगा। और क्या लिख सकता हूँ, और टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2k, क्योंकि ए ही ए नोट होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन बना है ये आपके लिए हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन बना है। सही है, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। अब यहां से क्या पता लगता है, यहां से पता लगता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर, ठीक है भाई। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हाफ लाइफ भी इंक्रीज होगी। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी, और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा कर देते हो तो हाफ लाइफ भी आधी ही हो जाएगी, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम, ठीक है, इसको टीसी से डिनोट करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जिस समय पर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, द टाइम इन विच रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। सीधा क्या लिखूंगा, द टाइम इन विच रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, वो समय जिसमें रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इज नोन एज कंप्लीशन टाइम।
क्या कहते हैं उसको, कंप्लीशन टाइम कहते हैं। दैट इज एट t इज इक्वल टू TC। मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कोई भी रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, सारा का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये सारा का सारा कन्वर्ट होकर इसमें चला जाएगा, यहाँ जीरो बच जाएगा। सही है, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये जीरो बन जाएगा, ये A बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम कंप्लीशन टाइम की ही बात कर रहे हैं। जो A माइनस एक्स है वो जीरो हो जाएगा, या फिर क्या लिखूं, और जो A का कंसंट्रेशन है वो जीरो हो जाएगा। कंप्लीशन टाइम के ऊपर ऐसा आपको देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं कंप्लीशन टाइम। हाँ, आप इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पढ़ोगे, कंप्लीशन टाइम और हाफ लाइफ को दोनों को पढ़ोगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी ये समझिए, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब आधा रिएक्टेंट बच जाए या फिर आधा रिएक्ट कर चुका हो। कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है जब कोई भी रिएक्टेंट बचा हुआ ना हो या फिर सारा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सही है। देखिए दोस्तों, अब मैं क्या लिखता हूँ, मुझे पता है कि KT इज इक्वल टू A माइनस A माइनस एक्स। So TC is equal to A minus 0. TC is equal to A by K। सही है, तो ये क्या है, कंप्लीशन टाइम का एक्सप्रेशन है। या फिर क्या लिखूं, TC is equal to 2A by 2K। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, पर A by 2K क्या होता है, ये तो हाफ लाइफ होता है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T हाफ। मतलब T कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। जो कंप्लीशन टाइम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो हाफ लाइफ का डबल होता है। मतलब अगर कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन 1 घंटे में आधी रिएक्ट हो रही, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को कोई रिएक्शन फॉलो कर रही है और उसमें आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कोई रिएक्टेंट ही नहीं बचेगा। फिर से सुनिए, अगर कोई रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है और उसमें 45 मिनट में आधे रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं, तो 90 मिनट के बाद रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट बचने वाला नहीं है। रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जितना समय आधा होने में लेगी उतना ही समय वो आधा खत्म होने में लेगी। ठीक है, मतलब जितना समय A से A/2 जाने में जाएगा उतना ही समय A/2 से 0 जाने में जाएगा। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सही है। अब लास्ट फीचर बचता है रेट कांस्टेंट की यूनिट। देखिए नंबर कितना हो गया, 4, नंबर 5। हालांकि मैं पहले भी करवा सकता था पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये मैं आपको ऑर्डर में भी करवा चुका हूं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेट कांस्टेंट की यूनिट, देखिए भाई हमने क्या लिखा बच्चों, देखो ध्यान से देखिए, हमने लिखा है हम जा रहे हैं भाई A से P। हमने लिखा है R इज इक्वल टू माइनस DA/dt इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा माइनस DA/dt इज इक्वल टू K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इस पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट बाय टाइम की यूनिट। ठीक है, ये किसकी यूनिट होंगी, K की। तो K क्या आ जाएगा, K आ जाएगा मोल पर लीटर और यहाँ पर सेकंड। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होंगी K इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड और मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि लीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए। तो आज की क्लास में हमने जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन पढ़ा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ा, हाफ लाइफ क्या होती है वो पढ़ा, ग्राफ कौन से बनते हैं वो देखे, उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीशन टाइम भी देखा और फिर हम लोगों ने रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी देखी हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, मतलब अगर अच्छी भी लगी है, बहुत अच्छी तो पता नहीं मुझे, अच्छी भी अगर आपको लगी है तो इस क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है,
सब्सक्राइब करने का आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं जैसे कि CUET PG, IIT JEM या फिर BSc का कंप्लीट सेमेस्टर का कोर्स, अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं, CSIR NET, IIT GATE किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हो, हायर एजुकेशन के किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो फटाफट विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारे कोर्सेज बेहतरीन फैकल्टीज से आपको एक्सपर्ट से आपको पढ़ाए हुए सारे कोर्सेज वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।